व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप यू आर डूइंग वेल। मस्ती में होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को लास्ट क्लास की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से थर्ड स्टेट के लोगों ने टैक्सेशन इंक्रीज़ करने के लिए मना कर दिया था और वो लोग रिवोल्ट करने लग गए थे। किस तरीके से फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आगे करते हैं कि 2.1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो किस तरीके से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था और मोनार्की मतलब किंग का रोल तो था ही। तो क्या हुआ था भाई, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। मतलब कि जो नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई थी ना, ठीक है, स्टेट जनरल को हटा के उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। कब बनाया था? 1791 में। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को मार्क करवा दे रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगेन आपके लिए। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1791 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना लिया था। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मोनार्क है, मतलब जो किंग है, उनकी पावर को कम करना, लिमिटेड रखना। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions। ठीक है, मतलब सिर्फ एक पर्सन, एक राजा के हाथ में सारी की सारी पावर्स देने से अच्छा था कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के पास, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास, अलग अलग लेवल पे जो था वो पावर को डिवाइड कर दिया गया था। तो कौन कौन थे वो तीन इंस्टीट्यूशंस? वो तीन इंस्टीट्यूशंस थे आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है, इसको अपन जो है मार्क करके चलेंगे। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो पूरे की पूरी कंट्री के लिए, एरिया के लिए लॉ बनाता था। एग्जीक्यूटिव मतलब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता था, उस लॉ पे काम करता था। और जुडिशरी का मतलब होता है कि ये जुडिशरी ये चेक करती थी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से तीन इंस्टीट्यूशंस में जो थे वो पावर्स को डिवाइड कर दिए थे, रदर देन गिविंग इन वन हैंड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किंग को देने से अच्छा। आगे चलते हैं अपन। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इससे फ्रांस क्या बन गया था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन राजा अभी भी था, वहाँ पे किंग अभी भी था, मोनार्क अभी भी था। आगे चलते हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये फिगर में जो आपका दिया हुआ है फिगर 7, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो अब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जो भी पावर था, ठीक है, लॉ बनाने का जो पावर था वो किसके हाथों में दे दिया था भाई? नेशनल असेंबली के हाथों में दे दिया था। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के पास पावर होती लॉ बनाने की, वैसे ही वहाँ पे उस टाइम पे क्या था, उस पर्टिकुलर टाइम पे नेशनल असेंबली थी। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। तो सिटीजन्स क्या करते थे, एक कुछ ग्रुप्स के लिए, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते थे। ठीक है, जो लोग क्या करते थे, असेंबली के मेंबर बनते थे। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थी, नॉट ऑल सिटीजन्स हावेवर हैड द राइट टू वोट। सारे के सारे सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते थे, कुछ स्पेसिफिक सिटीजन्स के पास ही वोटिंग राइट रहते थे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे सिटीजन्स होते थे जो वोट कर सकते थे, इसको हमको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज who paid taxes equal to the 3 days of labor's wages were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से मार्क करा देती हूँ। अगेन इट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर वोटिंग राइट थी, ये आप लोग अपनी बुक में मार्क करते हुए चलना, कहाँ से कहाँ तक है ये मैं बता दे रही हूँ। तो देखो, जो मैन होते थे, सिर्फ और सिर्फ मैन, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड वुमेन, जो मैन थे 25 ईयर्स की एज से ऊपर थे और उन मेंस में से, ठीक है, 25 ईयर्स के ऊपर के मेंस में से जो अपने 3 दिन के वेजेस, 3 दिन की तनख्वाह के बराबर टैक्स पे कर पाते थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास वोटिंग राइट था। और उन्हीं को क्या बोला जाता था? उन्हीं लोगों को जो है वो एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। ठीक है, उनको एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। बाकी जो लोग थे, जैसे वुमेन्स हो गई, या ऐसे मैन जो 25 ईयर्स की एज से कम है, या ऐसे मैन जो 25 ईयर्स से ज़्यादा तो हैं पर अपनी 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, उन सबको बोला जाता था आपका, क्या बोला जाता था उनको? पैसिव सिटीजन। ठीक है, उनको बोला जाता था पैसिव सिटीजन। तो आपसे यदि पूछा जाए
कि डिफाइन एक्टिव सिटीजन्स और राइट अ नोट ऑन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो मैन होते थे अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज एंड दे पेड टैक्सेस इक्वल टू द सैलरी ऑफ देयर 3 days। ठीक है, 3 दिन की सैलरी के बराबर वो लोग टैक्स पे करते थे। और पैसिव सिटीजन्स वो होते थे जो विमेंस होते थे, जो 25 ईयर्स से कम एज के मैन होते थे, या जो ऐसे मैन होते थे जो 25 ईयर्स के अबव एज के हैं बट दे वर अनेबल टू पे द टैक्सेस इक्वल टू देयर 3 days वेजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। आगे चलते हैं। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर then as a member of assembly a man had to belong to highest brackets of taxpayer। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि असेंबली में वोटिंग राइट या असेंबली के मेंबर बनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होता था जिन लोग अमीर होते थे, रिच होते थे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये जो पिक्चर्स दी हुई ना, ये आपके समझने के लिए है। आप में से जिनको भी इंटरेस्ट हो वो बिल्कुल पढ़ो इसको, अच्छी बात है। कोई नई चीज़ पता चले तो इसको जो है आप लोग पूछ लेना। ठीक, आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ के साथ शुरू होता था? एक डिक्लेरेशन देता था। वो किस बारे में था? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मतलब राइट्स ऑफ मैन मतलब जो वहाँ के इंसान होते थे, लोग होते थे, पब्लिक होती थी वो, और जो वहाँ के सिटीजन्स होते थे उनके अधिकारों के बारे में बात करते थे। अब वो किस तरीके के राइट्स थे? ठीक है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के राइट्स जो थे वो फ्रांस के सिटीजन्स को मिल रहे थे। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, ठीक है, जिंदा रहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी राय रखने का, अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सारे के सारे पर्सन लॉ के आइज में इक्वल होंगे, वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट। ठीक है, तो इन सारे ये जो राइट्स थे ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सबको नेचुरल राइट्स बोला गया था एंड इनएलिएनेबल राइट बोला गया था, जिनको हटा नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये अगेन आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी अपन क्या करते हैं? मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने क्या किया है? मार्क कर लिया है। ये फिर से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग लेके चलो, अपने पास लिख के चलो कि जो डिक्लेरेशन था नेशनल असेंबली ने जो राइट्स दिए थे वो कौन कौन से राइट्स थे और इसका क्या मतलब होता था। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। ये सभी के सभी वहाँ पर जितने भी ह्यूमंस थे सबको बाय बर्थ ये राइट्स मिलते थे एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और इनको वापस नहीं लिया जा सकता था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और इन्हीं सारे राइट्स को नेचुरल राइट बोला जाता था। और ये जो स्टेट मतलब वो पूरी की पूरी कंट्री की ड्यूटी होती थी कि वो सभी सिटीजन्स के नेचुरल राइट को, ये जो सारे राइट्स मिले हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उनको सुरक्षित रखें। चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट में। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, अब क्या हुआ था? धीरे से फ्रांस ने, अभी तक के फ्रांस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, लेकिन अब फ्रांस में चेंजेस आने लगे थे और उसने मोनार्की को छोड़ा था और रिपब्लिक बन गया था, क्योंकि फ्रांस में रिवॉल्यूशन अभी भी चल रहा था। क्यों चल रहा था रिवॉल्यूशन? देखो क्या हो रहा था कि अभी नेशनल असेंबली ने कुछ राइट्स तो दिए थे, लेकिन वो मतलब राइट, नेचुरल राइट्स तो सभी को दिए थे, लेकिन जो वोटिंग राइट्स है या पॉलिटिकल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दिए थे, पैसिव सिटीजन्स को नहीं थे। इस वजह से जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, वो कंटिन्यू था। अब कैसी सिचुएशन आई थी? द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, और अभी भी सिचुएशन जो थी वहाँ पे तनावपूर्ण थी। ठीक है, Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with King of Prussia। देखो लुइस 16 जो था ना बर्बन डायनेस्टी का, वो रहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन से उसने एग्री कर लिया था, लेकिन वो सीक्रेटली छुप छुप के किससे बातचीत कर रहा था? नेगोशिएशन कर रहा था, मतलब बातचीत कर रहा था किंग ऑफ प्रूशिया से। ठीक है, लुइस 16 किससे बात कर रहा था भाई? किंग ऑफ प्रूशिया से वो बात कर रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स to put down the events that had been taking place since the summer of 1789। और साथ में क्या हो रहा था? फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज़ थी वहाँ के रूलर्स भी डर रहे थे कि जैसा फ्रांस में वहाँ की पब्लिक ने विद्रोह कर दिया है वैसे ही हमारे अगेंस्ट भी यहाँ पे रिवॉल्यूशन शुरू ना हो जाए। तो वो सब भी चाह रहे थे कि फ्रांस वापस से पहले जैसा बन जाए, जैसा किंग्स का रूल चलता था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए। तो इसलिए सारे किंग्स मिलके क्या कर रहे थे? अपनी अलग ही खिचड़ी बना रहे थे कि भाई हमको जो है नेशनल असेंबली के ऊपर अटैक करना है, फ्रांस को जो है रिवॉल्यूशन करने से रोकना है, फ्रांस की पब्लिक को। लेकिन क्या हुआ?
नेशनल असेंबली तो डबल स्मार्ट निकली, ठीक है, वहाँ के लोग जो थे वो डबल स्मार्ट निकले। फिर क्या हुआ था, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। देखो क्या हुआ था, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने किसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, ठीक है, जिसके साथ किंग मिला हुआ था। इसमें क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है, और हज़ारों लोगों को ये बोला गया, कॉमन पीपल को, कॉमन मैंस को ये बोला गया कि आप सबको आर्मी का वॉलंटियर बनना है, मतलब सिंपल वर्ड्स में आर्मी ज्वाइन करनी है, अपने देश के लिए काम करना है, ठीक है। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप, ठीक है। तो ये जो वॉर था वो किसके अगेंस्ट था, ये जो वॉर था वो किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज, ठीक है। किंग्स क्या होते थे, किंग्स तो आपको पता है राजा होते हैं, एरिस्टोक्रेसीज मतलब होते हैं जो अपर क्लास लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, संपन्न होते हैं, जैसे नोबल्स हो गए, क्लर्जीज हो गए, तो इन सबको एरिस्टोक्रेसीज बोलते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो ये सब एक पार्टी में चले गए थे, जितने अमीर लोग, और जो नेशनल असेंबली और कॉमन पीपल जो थे वो एक पार्टी में चले गए थे। तो यहाँ पर क्या हुई, फिर वॉर छिड़ गई। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दिस सैंग वॉज मार्शलाइज, ठीक है, तो उनका जो पैट्रियोटिक सॉन्ग था, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त जो सॉन्ग था वो क्या था, मार्शलाइज था, ठीक है, कंपोज बाय पोएट डी ला ईजले, ठीक है, डे ला ईजले, जो भी फ्रांस में प्रोनाउंसिएशन होगा, फ्रेंच में वो होगा, ये मेरे को अच्छे से नहीं पता है। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शलिस, मार्शलिस एक प्लेस है, वहाँ के लोगों ने गाया था, इसीलिए इसको मार्शलाइज बोला जाता है। एज दे मार्च इन टू पैरिस एंड सो गॉट इट्स नेम, ठीक है, तो वो लोग मार्शलाइज से पेरिस जा रहे थे और उस टाइम पे उन्होंने ये सॉन्ग गाया था, और बाद में क्या हुआ था, द मार्शलाइज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो इस बात को आपको माइंड में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि क्या है, द मार्शलाइज जो है ना वो अब आज की डेट में फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम है। जैसे इंडिया का नेशनल एंथम सभी को पता है कि क्या होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा, तो फ्रांस का नेशनल एंथम भी आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि हो सकता है, देखो अभी कोरोना वायरस के चक्कर में जो है इंटरनेशनल अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं, तो इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में भी CBSE क्वेश्चन पूछ सकती है, इस पर ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, और आगे भी होंगे आने वाले 2-4 सालों में, तो इस वजह से जो है आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स चल रहे थे उसमें बहुत सारा लॉस हुआ था, लोगों को इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई थी। कैसे आई थी, while the men were away fighting at the front, women left to cope with the task of earning and living and looking after their families। देखो क्या हुआ था, मैन जो थे वो तो आर्मी ज्वाइन कर लिए थे, उनको फ्रंट लाइनर्स बन गए थे, वो फ्रंट में चले गए थे, लेकिन वुमेंस के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मेंस नहीं थे तो वुमेंस को अकेले ही अर्न करना पड़ रहा था, अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ रहा था, साथ में घर के काम करने पड़ रहे थे, बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही थी, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अगेन जो है टर्नमोल हो गया था, उतार चढ़ाव आ गया था। कहाँ पे, फ्रांस में। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to richer section of society। देखो ये जो वॉर था ना वो शुरू तो हुआ था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग्स के अगेंस्ट, लेकिन ये वॉर जो था वो कॉमन पीपल ने कंटिन्यू रखा। क्यों रखा, क्योंकि उनका मानना था कि नेशनल असेंबली को भी हटाना चाहिए। अब क्यों हटाना चाहिए भाई नेशनल असेंबली को, क्योंकि उन्होंने जो राइट्स दिए हैं ना, जैसे कि एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स करके डिवाइड कर दिया है, ये चीज़ जो है ये गलत है मानते थे वहाँ पर के लोग, और अपने अधिकारों के लिए ये लोग उनसे भी लड़ रहे थे। मतलब एक फिर से बहुत ज़ोरों से वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, ठीक है। Political clubs became an important rallying point for the people who wished to discuss government policies and plan their own form of action, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे क्लब्स वगैरह बन रहे थे, और जो मतलब ऐसे क्लब्स बन रहे थे जिन लोग आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने के फॉर्म में थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इन सारे क्लब्स को ज्वाइन कर रहे थे, जो वॉर को काफ़ी इन्हेंस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। विमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स, और वुमेंस ने भी अपने खुद के क्लब्स बना लिए थे क्योंकि वो भी बहुत एक्टिव थे। इस चैप्टर के सेक्शन 4 में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें तो पढ़ने लायक कुछ खास नहीं, आगे देखेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अच्छा ये हम लोगों ने मिस कर दिया शायद, ये वाला पॉइंट जो था वो मेरे से ही मिस हो गया, वेट अ सेकेंड,
ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ जैकोबिन्स। तो ये जो क्लब्स बन रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल था वो कौन सा था भाई, जैकोबिन था। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आगे क्या था, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो लेस प्रॉस्परस थे ना, मतलब कम धनी लोग थे, नॉर्मली जो लोग थे ना, बोल सकते हो सिंपल जो आर्टिशंस वगैरह हो गए, पीजेंट्स हो गए, ये सब लोगों ने मिलकर जैकोबिन क्लब बनाया था, ठीक है। और जैकोबिन क्लब जो था उसको नाम मिला था कन्वेंट से, इसको कन्वेंट बोला जाता था। कन्वेंट वॉज अ रिलीजियस प्लेस और रिलीजियस बिल्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेंट जैकोब जो था पेरिस में, उनका जो महल था, उनका जो घर था, एक होली प्लेस था, तो वहाँ से इसको नाम दिया गया था जैकोबिन, ठीक है, और कन्वेंट बोला जाता था। इसके बाद फिर क्या है कि जो मेंबर्स थे वो क्या थे, लेस प्रॉस्परस थे, बहुत कम धनी लोग थे, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे। और कौन कौन थे इनमें से, शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस थे, सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, ठीक है, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो ये सारे जो लोग थे वो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो इस तरीके की पैंट्स पहनेंगे। ये जो पर्सन ने पहना है ना फिगर 9 में, ठीक है, मैं मार्क करा दे रही हूँ आपको, ऐसे पैंट्स पहनेंगे वो लोग। क्यों, क्योंकि ये उनका सिंबल होगा उनके रिवॉल्यूशन का। देखो वहाँ पे किंग्स क्या होते थे ना, किंग्स जो थे वो हाफ नी लेंथ की पैंट पहनते थे और उसके बाद फिर नीचे शूज़ होता था। तो उसका विरोध करने के लिए, उसका अपोज करने के लिए जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स ने इस तरीके की पैंट पहनी। और साथ में उन्होंने क्या किया था, ये जो रेड कलर का जो कैप है ना, ये भी लगाया था, ठीक है। आप लोग अपनी बुक में देख पा रहे होंगे। तो A large group among Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers। जो डॉकयार्ड में जो वर्कर्स होते थे वो जैसा पहनते थे, उन लोगों ने भी पहनना शुरू किया। This was to set themselves apart from fashionable section of society, ताकि वो लोग अपने आप को सोसाइटी के फैशनेबल सेक्शन से अलग कर सकें, स्पेशली नोबल से अलग कर सकें, मतलब किंग से अलग कर सकें। हु वोर नी ब्रीचेस, जो लोग नी ब्रीचेस पहनते थे, जैसा मैंने बताया ना कि नी तक के उनके पैंट की लेंथ होती थी, वैसा ही पहनते थे, ठीक है। चलो, इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस, ठीक है। तो ये एक सिंबल था कि किसकी पावर्स को कम करना चाहते थे, उन लोगों की जो नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब नोबल्स की। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैन क्यूलोट्स, ठीक है। तो इन जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स को क्या बोला जाने लगा था, सैन क्यूलोट्स बोला जाने लगा था, ठीक है। ये हो गया आपका सैन क्यूलोट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो इसका मतलब क्या होता है, वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। सैन क्यूलोट्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। और ये जो रेड कैप पहनते थे, जो मैंने बताया था, वो किसको सिम्बलाइज करता है भाई, वो जो है वो सिम्बलाइज करता है लिबर्टी को, ठीक है। विमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वुमेन्स को वो सब नहीं पहनाया जाता था। एक काम करते हैं, अभी का जो है हम लोग वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो और मैं चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बोरिंग ना बने। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इन समर 1972 से। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मस्ती में रहो, एंजॉय करके पढ़ो, हेल्दी रहो, फिट रहो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और जितना हो सके शेयर करो भाई, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है और शेयर करने में कंजूसी अच्छी नहीं लगती। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।